नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान होने वाला है मंगलवार को और नतीजा आएंगे अगले शुक्रवार को। तो इस पहले चरण के मतदान के बारे में और बिहार विधानसभा चुनाव किस तरफ जा रहा है, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख। बहुत बहुत स्वागत है यशवंत आपका। धन्यवाद धन्यवाद मिलिंद। तो यशवंत, अब तक जो आंकड़े हमने देखे, कल के जो आंकड़े आए हैं कि पहले चरण का जो मतदान हुआ है, बड़ा शोर था कि एसआईआर हो गया, वोट कट जाएंगे। लेकिन बम्पर मतदान हुआ है, 65% का आंकड़ा आया है बिहार में। ये सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। तो अब तक जी इसमें जो आप और विस्तार से जानकारी बताएंगे कि महिलाओं का मतदान पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हुआ है। लेकिन जी जो अब तक हमारी कोई क्लियर हमारी अंडरस्टैंडिंग रही नहीं है कि ज्यादा मतदान होता है तो सरकार रहती है या जाती है। पिछली बार मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा मतदान हुआ तो सरकार बच गई बीजेपी की, और राजस्थान में जी। कांग्रेस की सरकार चली गई। तो ये जो ज्यादा मतदान हुआ है, ये क्या संकेत देता है हमको? देखिए, ये आपका कहना सही है कि पिछले 10 सालों में कम से कम ज्यादा मतदान का एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी से कोई भी डेफिनेट कोरिलेशन निकाला नहीं जा सकता। 2011 के बाद से ही दरअसल हम लोग ने मतदान में इजाफा देखा है लगातार। और वो एक लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बिहार के मद्देनजर तो मैं कहूंगा कि ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के पहले चुनाव के पहले जिस तरह से वोट चोरी का अभियान चलाया विपक्ष ने, मूलतः कांग्रेस ने, और जिस तरह के आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगे, और मौलिक रूप से ये सवाल उठाया गया कि लोगों का भरोसा इस प्रक्रिया से उठ गया है। मुझे लगता है कि अब ये चुनाव कोई जीते कोई हारे, लेकिन दरअसल मैं तो बधाई देना चाहूंगा चुनाव आयोग को। जिस तरीके से उसने चुनाव कराया है इस समय बिहार में पहले चरण का जो हुआ है, और जिस तरीके से जनता ने निकल के बड़ी तादाद में वोट डाला है। हम अभी मेल फीमेल के डिटेल पे आएंगे, मेरे पास में कुछ आंकड़े जो टीम ने जुटा कर दिए हैं उस पे भी आएंगे। लेकिन ऐतिहासिक अब तक का सबसे बड़ा मतदान होना, न केवल परसेंटेज में बल्कि एब्सोल्यूट नंबर में। और ये तब है मिलिंद कि जबकि एसआईआर के बाद में लगभग 10% का फ्लैब इलेक्टोरल रोल से काट दिया गया है। ठीक है ना। आप एक मोटे तौर पे माने कि जो जो बहुत सारे नेता कांग्रेस के जैसे योगेंद्र जी वगैरह कह रहे थे कि 80 लाख लोगों के डिसफ्रेंचाइजमेंट कर दिया गया है। अस्सी मतलब ऑलमोस्ट 10%, 12% के डिसफ्रेंचाइजमेंट की आप बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी परसेंटेज और एब्सोल्यूट नंबर दोनों में मतदान बढ़ जाना, इसका अर्थ केवल यह है कि बिहार की जनता ने साफ बोला है कि वो लोकतंत्र में आस्था रखती है। लोकतांत्रिक परंपराओं और लोकतांत्रिक जो इंस्टीट्यूशन है, सब में आस्था उतनी ही बरकरार है। अदरवाइज ये टर्नआउट गिर गया होता है। यही बात मैं शुरू से कह रहा था कि अगर तो पूरी एसआईआर की प्रोसेस के कारण लोगों के वोट कटेंगे, लोग नाराज होंगे, लोगों को लगेगा कि चुनाव आयोग जो है ये पक्षपाती है, तो लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। लेकिन हुआ है उल्टा, ठीक बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। तो ये चुनाव आयोग की एक तरह से मैं मानता हूं कि वो एक एक तरह से, मैं जीत हार का शब्द प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ, नैतिक मापदंडों पे वो खरे उतरे हैं, इसके लिए उनको बधाई। कोई भी जिन चीजों के लिए बिहार में हिंसा के लिए, जिस चीज के लिए जाना जाता था बिहार, कोई हिंसात्मक घटना नहीं हुई कहीं पर भी। बड़ी कोई उस तरीके तो किसी तरीके का धरना प्रदर्शन, कोई अप्रिय घटना की हमको कोई ऐसी सूचना नहीं मिली। जो हुई है छिटपुट, वो उतनी ही हुई जितनी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल या कहीं पर भी होती हैं, उससे ज्यादा नहीं आया। तो प्रोसेस के हिसाब से मिलेंगे, ये बहुत बड़ी सफलता है। उम्मीद करूंगा कि दूसरा चरण भी उसी तरीके से अच्छे से निपटेगा। नहीं तो यशवंत, जो बात हमने शुरू की थी कि ज्यादा टर्नआउट का फायदा किसको होगा, क्योंकि जो आपने टेंटेटिव आंकड़े बताए हैं कि 69% महिलाओं का मतदान हुआ है और 61% मतदान जी पुरुषों का हुआ है, तो ये 8% का फासला लगभग हमको दिख रहा है। और हमने पहले देखा कि महिलाओं का जी। रुझान नीतीश कुमार की तरफ रहा है, एनडीए की तरफ रहा है। तो ये इतना बड़ा जो फासला अगर है ये, तो ये क्या एनडीए को मतलब बम्पर जीत दिलाएगा, क्या होगा इससे?
देखिए, एकदम ऐसे स्वीपिंग रिमार्क देना उचित नहीं होगा। मतलब पोस्ट पोल का भी हमारा आंकड़ा चल रहा है, लेकिन आपने ऐसा बोला भी आंकड़े जो आए हैं, पहले फेज में लगभग लगभग 61.61% पुरुषों का टर्नआउट हुआ है, और लगभग लगभग 69%, 69%। तो दोनों के बीच में 8% के आसपास का गैप, ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। दूसरा, मैं अभी काउंट कर रहा था, तकरीबन 20 सीटें ऐसी हैं जहां पुरुषों का टर्नआउट महिलाओं से ज्यादा है, और तकरीबन 20 ही सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं का ज्यादा है लेकिन टच एंड बेस की तरह ज्यादा है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों के बीच में गैप मिलिंद बहुत कम है। तो 100 में से 100, मतलब जितनी जितनी गई मतलब है 80 सीटें, उसमें अस्सी से सीटें आधी इस सीटों में मेरा मानना है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन आधी सीटों में लगभग डेफिनेटिव जो लीड है महिला टर्नआउट की, वो बहुत ज्यादा है। तो ये हमको सीट दर सीट हमें देखना पड़ेगा, आकलन उसका करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि महिलाओं का रिकॉर्ड तोड़ मतदान, ये एक फैक्टर होगा इन चुनाव में, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। एक एक आंकड़ा जो दर्शकों को मैंने पहले भी एक बार कहा था समझाने का, वो एक बार दोबारा मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल अ, केवल टर्नआउट मत देखिए, इलेक्टोरेट के अंदर महिला पुरुष का अनुपात क्या है वो भी ध्यान रखिए, क्योंकि सामान्यतः ये लोगों को एक गलतफहमी होती है कि जनसंख्या में 50 औरतें और 50 पुरुष, 100 का आंकड़े में बराबरी का, ऐसा नहीं है। बिहार में खासतौर पे 100 में 53-54 तक पुरुष हैं और 100 में 46-47 ही महिलाएं हैं। तो आप एक 6% के, 7% के एक डेफिसिट से, जेंडर डेफिसिट से आप उस चीज को शुरू कर रहे हैं। उस जेंडर डेफिसिट में अगर 5-6% महिलाएं ज्यादा वोट डालती हैं, तो वो जेंडर डेफिसिट बराबरी पे लेके आता है महिलाओं पुरुषों को फाइनल उसमें। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 में 55% महिलाएं और 45 पुरुष हो गए हैं, ऐसा नहीं है। इतने लंबे मार्जिन में टर्नआउट बढ़ाने के बाद में भी दोनों का हिसाब किताब लगभग 50-50 पे बराबरी पे आके छूटा है। जी। ठीक है। तो ये आंकड़े इस तरीके से देखने पड़ते हैं, बहुत ध्यान से सीट दर सीट भी निगाह रखनी पड़ती है, और फिर दोनों के बीच का गैप। तो चूंकि आप बिहार में घूम कर भी आए हैं, तो आपका क्या आकलन है? मतलब मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ इस समय, आपने जो अपने आंखों से क्या देखा, आपको क्या लगता है? देखिए, इस सर्वे में सर्वे की बात अलग करें तो आंखों से जो मैंने अपनी बातचीत में देखा, उसमें दो वोट बैंक नए, जो इस बार हमने पहले चर्चा की थी, महिलाओं का और युवाओं का, वो डेफिनेटली उसमें एक जाति और धर्म के बियॉन्ड जाकर के वोट डालने का एक जज्बा दिखाई दिया। और ये बिहार के चुनाव के हिसाब से महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि बिहार को हम लोग लगभग 100% केवल जातिगत इक्वेशन पे देखने की एक परंपरा है, और हम लोग की आदत हो रखी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जातिगत व्यवस्था समाप्त हो गई या जाति महत्वपूर्ण नहीं, जाति अब भी सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी काट भी आने शुरू हो गई है, और ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट हो सकता है बिहार की राजनीति में। अब अगर आप ये देखें कि महिलाओं में डेफिनेटली नीतीश कुमार के लिए एडवांटेज है। मैं नीतीश कुमार इसलिए कह रहा हूं, एनडीए इसलिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कल बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि महिलाएं जहां पर नीतीश कुमार के कैंडिडेट नहीं थे, थोड़ी सी क्या कहते हैं, उनके उत्साह में थोड़ी कमी तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो पलटी कि तीर तो था ही नहीं। हम्म। गई थी वो तीर को वोट देने, तीर तो था ही नहीं। तो ठीक है, अब जो दे के आई होंगी वो बाद में ही पता लगेगा, लेकिन एक बात क्लैरिटी थी कि महिलाओं का उत्साह नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के लिए था। ये जरूरी नहीं है कि एनडीए के बाकी अलायंस पार्टनर्स को उसी अनुपात में, उसी तुलना में, उसी उत्साह में वोट पड़ा हो महिलाओं का जितना नीतीश कुमार को पड़ा हो, हमें नहीं पता। नंबर एक। नंबर दो, युवाओं का जो उत्साह है, उसको अक्सर लोग कंफ्यूज कर लेते हैं अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से, कि ये उत्साह पूरा तेजस्वी के रोजगार के लिए, वादे के लिए है, ये उत्साह पूरा का पूरा प्रशांत किशोर के लिए है। सच्चाई बीच में है। युवाओं का उत्साह कुछ हिस्सा रोजगार, सरकारी रोजगार के वादे के लिए है, और कुछ हिस्सा प्रशांत किशोर के बदलाव की राजनीति के लिए है। तो ये बदलाव की राजनीति वाला एक, इसका ट्रैक्शन भी है, उसका भी ट्रैक्शन है, लेकिन युवाओं में जो हायर टर्नआउट का ट्रैक्शन है, ये इन दो धड़ों में बटा हुआ है, मैं ये कह सकता हूं।
जैसे महिलाओं में मैं बोला कि नीतीश के कारण जेडीयू वर्सेस नॉन जेडीयू एनडीए का एक गैप रहेगा महिलाओं के उसमें, उसी तरीके से युवाओं में प्रशांत और तेजस्वी का एक गैप रहेगा। अब ये कोई एक तरफा नहीं गया है, कहने का तात्पर्य यह है। तो चेंज की चेंज की टर्नआउट से मैं ये देख सकता हूं कि बदलाव की शुरुआत इस लिहाज से हुई है कि बिहार की मौलिक सोच में बदलाव आ रहा है। सत्ता में बदलाव होगा कि नहीं होगा ये आज की तारीख में नहीं कहा जा सकता, लेकिन सोच में, मुद्दों में, जिस तरीके से बिहार के लोग बिहार की राजनीति को, बिहार के भविष्य को आमने सामने देखते हैं, उसमें बदलाव निस्संदेह आ रहा है। नहीं तो यशवंत, जो आपने एक बात कही कि तीर नहीं था, जब महिला आ गई तो वहां तीर नहीं मिला उनको, तो एक चर्चा ये है, मतलब मैं चर्चा की बात कर रहा हूँ, उसका कोई आधार नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बात कही जा रही है कि जेडीयू जो है इस बार बीजेपी से भी बेहतर कर सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जेडीयू पिछली बार 2020 में अपने लोएस्ट पे थी, 43 सीटें आ गई थी, और ये मान लिया गया कि बीजेपी अब बड़ा भाई ही बन गया, इस बार दोनों बराबरी पर लड़ रहे हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि ये मतलब अगर आप जो कह रहे हैं कि भाई अलायंस में फायदा होगा, पता नहीं, नीतीश को फायदा जरूर होगा, तो क्या अलायंस में नीतीश सबसे बड़े प्लेयर बन सकते हैं और बीजेपी पीछे रह सकती है? मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता। मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हमने महाराष्ट्र के केस में देखा कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन या कोई एक चीज जब एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद बढ़ती है, तो वो सभी को फायदा कर जाती है, अलायंस पार्टनर्स में भी। तो जी। ये क्या ये उस तरीके का कुछ अगर है तो कितना है? जैसा कि मैंने अभी आपको आंकड़ों में बताया कि वो 8% का टर्नआउट के गैप के बाद में भी पुरुषों की एक्चुअल संख्या मतदाताओं में ज्यादा ही रही। तो जी। ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं है। तो ये चीजें हमें बहुत ध्यान से देखनी समझनी पड़ेंगी, लेकिन आपके सवाल का एक्चुअली में सच्चा उत्तर यह है कि मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार एनडीए के अंदर सबसे बड़े घटक दल के रूप में उभरे। सबसे आखिर में जो सर्वे से इतर सवाल, चूंकि आप बिहार हो क्या है, तो प्रशांत किशोर का जितना शोर मतलब आपके ट्रैकर में भी आ रहा था, हम लगातार ट्रैक कर रहे थे उनकी लोकप्रियता मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे, और जब आप मैदान में गए, जब आप लोगों से मिले जुले, तो आपको क्या लगता है कि वो वोट ला पा रहे हैं या सिर्फ चर्चा में रह जाएंगे? देखिए, जितना उनका ट्रैक्शन था उतने वोट तो उनको नहीं आते हुए दिखेंगे। कारण उसका बहुत साफ है कि बज़ बहुत क्रिएट किया उन्होंने युवाओं का, और बाकी इसमें बज़ बहुत क्रिएट हुआ। लेकिन जब बिहार बाइपोलराइजेशन की ओर जब वोट डालने के लिए जाता है, तो हमने अक्सर ये देखा है कि अंत में अगर आपका पसंदीदा कैंडिडेट जीतने की स्थिति में नहीं हुआ तीसरा, तो आप अपना वोट खराब नहीं करना चाहते। तब आपको डर आता है कि बीजेपी ना जीत जाए या आरजेडी ना जीत जाए, ये जो डर है हराने वाला। तो प्रशांत के पास में जो युवा या चेंज वोट आ रहा था, उसमें बड़ा हिस्सा एनडीए का आ रहा था और छोटा हिस्सा अपोजिशन की साइड का आ रहा था। अब अगर प्रशांत के कैंडिडेट वहां जीतने की स्थिति में नहीं हुए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एनडीए से लोग गए हैं उनको अगर ये डर सताया कि प्रशांत के वोट देने से कहीं महागठबंधन का कैंडिडेट आरजेडी का ना जीत जाए, तो वो वापस कुछ रिवर्स गियर उसमें लगाएंगे। सिमिलरली महागठबंधन से जो लोग गए हैं वो लोग रिवर्स गियर लगाएंगे। तो उस स्ट्रक्चर में एक बड़ी तादाद का रिवर्स गियर भी लगना तय है। प्रशांत का स्वयं चुनाव नहीं लड़ना, उसमें एक एस्पेक्ट हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि अर्श पे या फर्श पे वाली पे उनके खुद के जो आकलन है वो भी है। तीसरा ये कि उन्होंने स्वयं दो तीन जगहों पे जैसे बोला, एक कार्यक्रम में सिवान, उन्होंने बोला कि सिवान में है। हमारे कम लोग, हाँ हमारे कम लोग जीत के आएंगे तो भाग जाएंगे। तो हम्म। एक ये इंडिकेटर है कि भाई मतलब ये भी संभावना है कि हमारा आदमी भाग जाए। फिर हम्म। उन्होंने सवाल बोल पूछा गया कि अगर आपको नीतीश और तेजस्वी में, तो उन्होंने कहा डेफिनेटिवली नीतीश, तेजस्वी किसी हम्म। भी कीमत पे नहीं। तो मुझे हम्म। कभी कभी लगता है कि ये सटल इंडिकेशंस होते हैं अपने समर्थकों को देने के लिए कि भाई अगर हमारा कैंडिडेट ना जीत रहा हो तो आप ये करो, या हमारा स्थिति में नहीं होता आप वो करो। मेरा अपना मानना है कि चूंकि उन्होंने बड़ी तादाद में कैंडिडेट दिए हैं, 2 साल से लगातार कैंपेन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी सफलता मैं मानूंगा कि अगर उनका वोट शेयर डबल डिजिट पहुंच जाता है तो जी। ये बहुत बड़ी सफलता होगी। मैं सीटों में उनकी सफलता को आकलन नहीं कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि प्रशांत किशोर सीट कितनी लाते हैं ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगा। हो सकता है उनकी 0 सीट आए, लेकिन
जितने वोट खींच रहे हैं उस पर निगाह रखिए, क्योंकि अगर 5.5% वोट लाके चिराग पासवान राष्ट्रीय राजनीति में एक सिग्नेचर बन सकते हैं, तो या 2.5% के वोट बैंक के ऊपर मुकेश सहनी अपने आप को डेप्यूटी सीएम घोषित करवा सकते हैं कैंडिडेट में। जी। तो अगर प्रशांत किशोर 8 से 12% वोट लाएंगे तो बिहार की राजनीति में भविष्य में एक मजबूत कदम होके ही रहेंगे, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। सीट भले ही उनकी शून्य है, ये देखने की बात होगी। नहीं नहीं यशवंत, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, और हम अगले शुक्रवार को फिर से बातचीत करेंगे। लेकिन मेरा एक आकलन ये भी है यशवंत, की जो प्रशांत किशोर ने एक तरह से पूरा दाव अपना नीतीश कुमार पे लगा दिया था कि 25 से कम सीटें आएगी, उनका शायद ये आकलन था कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गए हैं या उनकी सेहत ठीक नहीं है, और वो उल्टा रहा है कि नीतीश कुमार बाउंस बैक करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो उनका मतलब ओवर रिलायंस कह लीजिए, ज्यादा निर्भरता थी कि नीतीश जाएंगे तो मैं उसकी जगह भर दूंगा, वो कहीं ना कहीं गलत होते हुए दिख रहा है वो देखिए, आकलन, ऐसा मुझे। अगर तो ये एंटी इनकम्बेंट वोट होता है और नीतीश 25 के नीचे 30 वाले हिस्से में जाते हैं, तब तो फिर तो महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है, मतलब उसमें कोई बात ही नहीं है। तो जी उनका ये आकलन फर्श पे या अर्श पे, ये केवल उनके लिए नहीं है, ये नीतीश कुमार के लिए भी है, क्योंकि जी नीतीश कुमार और उनका आकलन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर जी प्रशांत किशोर अर्श पे हैं तो नीतीश कुमार फर्श पे हैं, और जी अगर जी। प्रशांत किशोर स्वयं फर्श पे हैं तो नीतीश कुमार अर्श पे है। इसका क्या मतलब है चुनाव के लिए, ये तो हमें 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन हम लगातार इस पर नजर रखाए हुए हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।